गुड इवनिंग दोस्तों, मैं करण कौशिक आज आपके सामने हरियाणा जीके सीरीज की 5th वीडियो लेके आए हैं। जो ये वीडियो हमारी हिस्ट्री की स्टार्टिंग है डायनेस्टी, राजवंश। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें जानना चाहेंगे आपसे। वॉइस बिल्कुल क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल वॉइस क्लियर है विक्रम जी, नरेंद्र सिंह, एक बार वॉइस के बताइए, वॉइस बिल्कुल क्लियर है? फिर हम स्टार्ट करें लेक्चर। बताइए वॉइस के बारे में। मुकेश, सोनिका जी, साउंड क्लियर है? क्लियर है, चलो। हाँ, नोटिफिकेशन के बारे में हम लास्ट के 5 मिनट में आपको बताएंगे, उसके एचसीएस के रिगार्डिंग। अभी आप यहां पर पहले हम अपना टॉपिक क्लियर करते हैं। ध्यान से समझना, राजवंश बहुत ज्यादा हुए हैं, जैसे राजवंश मौर्य, गुप्त, सातवाहन, कुषाण, ऐसे बहुत सारे राजवंश हुए हैं। अब इन राजवंश में हमें क्या पढ़ना है? मैंने कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं मैं कि राजवंश में हमें वो चीज पढ़नी है जिनका हमारे पास लिखित साक्ष्य हो। हम नहीं पढ़ेंगे कि मौर्य काल में कौन राजा हुए, किसने क्या किया। हम केवल ये पढ़ेंगे जो पेपर में आएगा। पेपर में क्या आएगा? पेपर में वो आएगा जिनके लिखित रूप में साक्ष्य मिले हैं। जैसे मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे सिक्कों के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, उन सिक्कों का कंपैरिजन जानेंगे कि किसमें क्या क्या मिला है। अगर एक जगह पर 2 वंशों के साक्ष्य मिले तो पेपर में आ जाए तो हमें कौन सा आंसर लगाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम जानेंगे। तो अंकुश राणा जी, नसीब कुमार जी, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझना। जैसा कि मैंने बताया, हमारा पहला राजवंश स्टार्ट होता है हिस्ट्री में मौर्य वंश। इससे पहले भी वंश थे, परंतु मौर्य वंश सबसे बड़ा वंश था। पहला क्वेश्चन ये आता है, मौर्य वंश के हमें अभिलेख कहां मिले? तो पहला बहुत अच्छा अभिलेख है, मौर्य वंश का अभिलेख है टोपरा। क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं पहला अभिलेख कंप्लीट कराने के बाद आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे। टोपरा अभिलेख कहां पर मिलता है? टोपरा अभिलेख रादौर तहसील, यमुनानगर। बहुत सारी बुक में गलत लिखा हुआ है, ये आंसर आएगा रादौर तहसील, यमुनानगर। टोपरा अभिलेख कहां पर है? रादौर तहसील, यमुनानगर। प्रश्न किस तरह से आएगा? टोपरा प्राचीन काल का अभिलेख किस जिले में है? तो आंसर क्या आएगा? यमुनानगर। ऑप्शन में यमुनानगर भी हो, रादौर भी हो, तो आपका आंसर क्या आएगा? रादौर। दूसरी बात समझिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन आएगा, टोपरा अभिलेख में क्या था? टोपरा अभिलेख सम्राट अशोक से संबंधित था। दूसरा क्वेश्चन आएगा, किस सम्राट से संबंधित था टोपरा अभिलेख? सम्राट अशोक से। उसके बाद क्या प्रश्न आएगा? टोपरा अभिलेख में टोटल सम्राट अशोक के कितने अभिलेख थे? तो टोटल सम्राट अशोक के 7 अभिलेख थे। अगला प्रश्न आएगा, टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख के बारे में हिस्टोरिकल बातें। टोपरा अभिलेख के बारे में जैसे मैं बात करूं, टोपरा अभिलेख सम्राट अशोक ने बनाया, उसमें टोटल 7 अभिलेख थे, परंतु 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के बीसल देव, कौन से वंश के? चौहान वंश के बीसल देव, जिनका हिस्ट्री में जानते हैं हम विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने उत्तरी भारत में शासक करने वाले एक जाति थी मलेच्छो, मलेच्छो जाति थी, उसके ऊपर जीत दर्ज की थी। तो इन्होंने अपनी जीत का वर्णन किस अभिलेख में किया है? टोपरा। तो अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आता है, टोपरा अभिलेख
मैंने सबसे पहले बता दिया टोपरा अभिलेख मौर्य काल का। पेपर में आ जाए कौन से काल का अभिलेख है? मौर्य काल का। टोपरा अभिलेख में किस सम्राट के बारे में है? सम्राट अशोक। टोपरा अभिलेख कहां पर है? रादौर तहसील में यमुनानगर, यहां पर बनवाया था। उसके बाद टोपरा अभिलेख में केवल सम्राट अशोक का वर्णन है या अशोक के अलावा 12, क्योंकि अशोक जो था वो तो 325 या तुम बोल सकते हो अराउंड 250 बीसी के अराउंड, बिल्कुल एग्जैक्ट तो 200 ईसा पूर्व के अराउंड अशोक ने टोपरा अभिलेख बनवाया था। परंतु फिर 12वीं शताब्दी, लगभग 1250 साल बाद, ये 12वीं शताब्दी में यहां पर बीसलदेव, चौहान वंश के राजा हुए बीसलदेव, जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने मलेच्छों पर जीत की। उस जीत का वर्णन भी किसके ऊपर है? टोपरा अभिलेख। तो टोपरा अभिलेख में एक शासक का वर्णन है, 2 शासकों का। आंसर आ जाए 2 शासक, मूल रूप से अशोक मौर्य काल के और द्वितीय रूप से बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के। ये प्रश्न बहुत बार ज्यादा आता है। क्लियर टू यू? अगली बात हम करते हैं, ये था हमारा कौन सा अभिलेख? टोपरा अभिलेख। इससे रिलेटेड कुछ अन्य बातें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी आपको जरूर जाननी है। ध्यान से समझिए, टोपरा अभिलेख अपने आप नहीं था, अपने आप नहीं पढ़ा गया। 15वीं शताब्दी के अराउंड टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक, सल्तनत के सम्राट फिरोज शाह तुगलक जी दिल्ली लेकर गए। तो पेपर में आ जाएगा वर्तमान में टोपरा अभिलेख कहां पर है? दिल्ली। तो रादौर तहसील यमुनानगर से दिल्ली कौन लेके गया? फिरोज शाह तुगलक। तो टोपरा अभिलेख को दिल्ली कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक। अलग बातें, सबसे पहले अशोक का कौन सा अभिलेख पढ़ा गया था? तो आंसर आएगा टोपरा। सबसे पहले अशोक का टोपरा अभिलेख पढ़ा गया था। कब पढ़ा गया था? 1837 में। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप। इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जरूर हरियाणा जीके में आता है, चाहे वो एचसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो। यहां पर जो हरियाणा जीके हो रही है वो एचसीएस के लिए भी काम में आएगी, हरियाणा कांस्टेबल में भी और हरियाणा एसआई में भी। एचसीएस के लिए सेपरेट हम बजट वाली और पॉलिसी वाली एक अलग से बनाएंगे, जो वीडियो होगी आपकी हरियाणा जीके, अदरवाइज हरियाणा जीके टोटली आपकी क्या आएगी? काम। क्लियर यू? तो अब हमने टोपरा अभिलेख के बारे में पढ़ा। टोपरा अभिलेख दिल्ली गया, कौन लेके गया? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा? 1837 में। किसने? जेम्स प्रिंसिप ने। क्लियर टू यू? इससे रिगार्डिंग ये हमारा टोपरा अभिलेख का सारा वर्णन था। तो टोपरा अभिलेख के बारे में दोबारा रिवाइज करते हैं। टोपरा अभिलेख कहां पर था? स्टार्टिंग में सम्राट अशोक ने, कौन से काल का? मौर्य काल का। उसके बाद कहां पर था? रादौर तहसील यमुनानगर, हरियाणा। उस तहसील में कितने अभिलेख थे अशोक के? 7 अभिलेख थे। उसके बाद हम बात करें टोपरा अभिलेख में क्या अकेले सम्राट अशोक का वर्णन है? नहीं। 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के बीसलदेव, जिनको विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं, उनकी मलेच्छों पर जीत का क्या है? वर्णन है। मलेच्छों क्या थी? एक जाति थी। उसके बाद टोपरा अभिलेख अभी यमुनानगर में है? नहीं है। टोपरा अभिलेख को दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक जी लेकर गए थे और वहां पर सबसे पहले अंग्रेजी आपके आर्कियोलॉजिस्ट थे, जेम्स प्रिंसिप, उन्होंने सबसे पहले किस अभिलेख को पढ़ा था? टोपरा अभिलेख। क्लियर टू यू? ये सारी बातें हमारी किससे रिगार्डिंग होगी? टोपरा अभिलेख से। ये प्रश्न एफसीएस, एसआई, कांस्टेबल सभी के लिए है। सर हाँ, अंकुर जैन जी, मेरा क्वेश्चन बता दो अशोक का रिलेटेड। क्या क्वेश्चन था आपका? अशोक की डैड की हत्या किसने की थी? अशोक के डैड की हत्या किसी ने नहीं की थी। अशोक के डैड वैसे ही मारे गए थे। और ये रियलिटी में बुक्स वगैरह में या मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारा, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कल भी बताया था, अशोक के जो डैड थे बिंदुसार, उनकी हत्या किसी ने नहीं की थी। बिंदुसार बीमार होकर मरे थे। हाँ, ये था कि अशोक ने अपने भाई सुसीम की हत्या की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुसीम की हत्या किसने की थी? अशोक ने। क्लियर टू यू? हाँ, अशोक अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध सम्राट जरूर बना था। ठीक है अंकुर जैन जी, और कोई डाउट? ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं भाई। ये हमारा टोपरा अभिलेख वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम मौर्य काल के और अभिलेख पढ़ेंगे। मौर्य काल का एक अन्य जो है साक्ष्य, अन्य अभिलेख मौर्य काल का शुद्ध अभिलेख। शुद्ध अभिलेख कहां पर है? ये भी यमुनानगर में है, जगाधरी यमुनानगर।
और इस अभिलेख के नाम से यहाँ पर गांव का नाम भी क्या पड़ गया, सुध। तो पेपर में यमुनानगर और जगाधरी आए तो आंसर क्या लगाओगे, जगाधरी, और जगाधरी और सुध आए तो आंसर क्या लगाओगे, सुध। यह अभिलेख भी किस काल का है, मौर्य काल का। अब बात करते हैं इस अभिलेख में किस चीज का वर्णन है। इस अभिलेख में हिंदी की 12 खड़ी भाषा का वर्णन है। पेपर में आता है 12 खड़ी भाषा का वर्णन किस अभिलेख में है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 12 खड़ी भाषा का वर्णन सुध अभिलेख में है। सुध अभिलेख कहां पर है, यमुनानगर में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा सुध अभिलेख किस काल का है, तो आंसर क्या आएगा, मौर्य काल का। ये पेपर में भी आ सकता है विसर्ग, अक्षर, ये भी पूछ सकता है, विसर्ग, अक्षर इत्यादि शब्द किस अभिलेख में वर्णित हैं, तो आंसर क्या आएगा, सुध अभिलेख। क्लियर टू यू। तो सुध अभिलेख के बारे में क्लियर हो गया भाई, ठीक है भाई। बट खारवेल राजा को हराया था अशोक ने, कलिंग युद्ध में खारवेल राजा को हराया था, ठीक है। अंकुर जैन जी, अशोक ने कलिंग युद्ध में खारवेल राजा को हराया था। अंकुर जैन जी आप अपने क्वेश्चंस को ना, जैसे अपने क्वेश्चन आप रख लीजिए सारे, जब मैं लास्ट में 5 मिनट देता हूं आप मेरे से सारे क्वेश्चन पूछ लिया करो, ठीक है। क्लियर भाई। ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों की। तो सुध अभिलेख भी कौन से काल का, मौर्य काल का। अभी तक प्रश्न इस तरह नहीं पूछे कौन से काल का, जब ये कौन से काल का पूछेगा तो आप वो बच्चे होंगे जो इनको आंसर कर सकोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। जो ये बच्चे होंगे हरियाणा जीके की जो लाइव क्लास लगा रहे हैं, ये वो बच्चे होंगे जब भी कभी पेपर में घुमा के पूछेगा तो आप लोग आंसर करने में क्या होंगे, सक्षम, ठीक है। आप उस टाइम आंसर करने में बिल्कुल सक्षम होंगे। तो पेपर में आ जाए शुद्ध अभिलेख जगाधरी। शुद्ध अभिलेख किससे संबंधित है, हिंदी भाषा से। हिंदी भाषा के कौन से रूप से, 12 खड़ी। कौन से अभिलेख में अक्षर में विसर्ग का वर्णन है, तो आंसर आएगा शुद्ध अभिलेख। कौन से काल का, मौर्य काल का। कौन से सम्राट से संबंधित, अशोक से। क्लियर। अभिलेख मौर्य काल में अशोक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि करनाल, करनाल अभिलेख, करनाल अभिलेख भी किस काल का है, मौर्य काल का। करनाल अभिलेख क्या है, पहली बात तो करनाल अभिलेख अपूर्ण अभिलेख है, पूरा नहीं है भाई। करनाल अभिलेख अपूर्ण अभिलेख है, ये पूरा नहीं है। दूसरी बात, करनाल अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। सम्राट अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो पूरे भारत में मिले हैं, चाहे बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कहीं पर भी मिले हैं, सम्राट अशोक के सभी अभिलेख, मोस्टली अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। केवल करनाल का अभिलेख और अफगानिस्तान के लघुमान वगैरह अभिलेख, ये अभिलेख किस लिपि में, खरोष्ठी लिपि में। खरोष्ठी लिपि उर्दू की तरह है। कैसे लिखी जाएगी भाई, जैसे हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, खरोष्ठी लिपि लिखी जाएगी राइट टू लेफ्ट। इसलिए तो मैंने बताया करनाल में है या पाकिस्तान अफगानिस्तान में। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है पेपर में आ जाए नेशनल जीके में कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में है, तो आंसर आएगा ब्राह्मी। परंतु अशोक का करनाल अभिलेख किस लिपि में है, खरोष्ठी। और करनाल अभिलेख कैसा अभिलेख है, अपूर्ण अभिलेख। पेपर में आ जाए अपूर्ण अभिलेख कौन सा है, करनाल। या अपूर्ण अभिलेख कौन से काल का है, मौर्य काल का। किस राजा से संबंधित है, अशोक। क्लियर भाई। हाँ, ये अंकुर जैन जी मैंने पहले ही बताया आपको, टोपरा अभिलेख का जो बुक्स में अंबाला से वर्ड लिख रखा है, एक्चुअली में टोपरा नामक जगह बुक बहुत पुरानी प्रिंटेड थी। उस समय यमुनानगर नहीं बना था और वो बुक वालों ने कभी चेक नहीं किया। टोपरा जो है वर्तमान में रादौर में है, और रादौर किस में है, यमुनानगर। इसीलिए एग्जामिनर अगर अच्छी तरह पूछे तो इसका आंसर रादौर और यमुनानगर आएगा। क्लियर। खरोष्ठी लिपि मैंने बता दिया कीर्तिका लाहौत जी की खरोष्ठी लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और खरोष्ठी लिपि मोस्टली हमारी करनाल अभिलेख में दिखती है और पाकिस्तान के लघुमान में शतमान अभिलेख में मिलती है। अदरवाइज अशोक के सारे अभिलेखों में कौन सी लिपि है, ब्राह्मी। उर्दू की तरह होती है खरोष्ठी लिपि। अगली बात, तो अशोक के हमारे पास 3 अभिलेख मिले, तीनों मैंने पढ़ा दिए। कौन से भाई, मौर्य काल के अभिलेख बोलो या अशोक के अभिलेख बोलो। टोपरा हो चुका है, सुध हो चुका है, करनाल हो चुका है। अब और क्या मिला है मौर्य काल का हमें, मौर्य काल में हमें थानेसर कुरुक्षेत्र में एक स्तूप मिला है। स्तूप क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पे मढ़ी या वो बना देते हैं समाधि वगैरह, उस समय बुद्ध धर्म से रिगार्डिंग कोई समाधि वगैरह बनाते हैं तो उसको स्तूप कहते हैं। तो थानेसर कुरुक्षेत्र में बुद्ध का स्तूप मिला है। तो पेपर में आ जाए बुद्ध का स्तूप कहां है,
थानेसर कुरुक्षेत्र में। किस काल का है ये? मौर्य काल का। किसने बनाया? सम्राट अशोक ने। क्लियर? तो स्तूप आ जाए तो थानेसर कुरुक्षेत्र, अदरवाइज 3 अभिलेख मिले हैं, टोपरा, शुद्ध, करनाल। तीनों की नॉलेज दे चुका हूं। टोपरा में 7 अभिलेख थे, विग्रह चतुर्थ का भी था, सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। करनाल अपूर्ण अभिलेख है, शुद्ध में 12 खड़ी का वर्णन मिलता है। ठीक है भाई। नहीं, 12 खड़ी हिंदी के रूप को बोलते हैं हम, देवनागरी जो हमारी स्क्रिप्ट है ना, इसे लिख ली 12 खड़ी से। क्लियर? रितु कल्याण जी करें इसको हम आगे। ये हमारा कौन सा वंश था? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद क्या हुआ? थोड़ी नेशनल हिस्ट्री को जान लेते हैं। मौर्य वंश के बाद क्या हुआ? जैसे ही ये मौर्य वंश था, मौर्य वंश का अंतिम राजा था वृद्धत। क्योंकि मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के फॉलोअर थे, अशोक बुद्ध धर्म के फॉलोअर थे। तो वृद्धत जो था ये शुंग वंश से था। वृद्धत जो मौर्य वंश से था, इसको शुंग वंश के राजा पुष्यभूति शुंग ने वृद्धत की क्या कर दी? हत्या कर कर भारत में कौन से वंश की नींव डाली? शुंग वंश की। तो पेपर में आता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धत। उसकी हत्या किसने की? पुष्यभूति शुंग ने। और यहां पर भारत में कौन सा वंश डाला? शुंग वंश। क्लियर? अब पेपर में कई बार आता है कि शुंग से संबंधित क्या है? शुंग से संबंधित भारत में मूर्तियां मिली हैं, शुंग कालीन मूर्तियां। शुंग कालीन मूर्तियां कहां मिली है? शुद्ध यमुनानगर। देखो शुद्ध दोबारा आ गया। तो पेपर में ध्यान देना, अगर शुद्ध से संबंधित अभिलेख प्रश्न में आए, क्या प्रश्न में आए? अभिलेख, तब आपने क्या लगाना है? मौर्य काल का, सम्राट अशोक। और शुद्ध से रिलेटेड मूर्तियां आए, क्या आए? मूर्तियां, तब आपने आंसर क्या लगाना है? शुंग कालीन। क्लियर? शुंग कौन था? मैंने हिस्ट्री के लिए बता दिया। शुंग कौन था भाई? मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धत की हत्या करने वाला पुष्यभूति, उसी ने भारत में किस वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश की। क्लियर? चलो जी आगे देखिए। मौर्य के समय अंकुर जैन जी, अब इस बात को भी क्लियर कर देता हूं अंकुर जैन जी में आपकी। मौर्य के समय भारत के हरियाणा के ऑलमोस्ट जिलों में व्यापार होता था, परंतु व्यापारी केंद्र ये अंबाला यमुनानगर वाले ज्यादा थे। व्यापार सब जगह होता था, ऐसी कोई बात नहीं कि डिस्ट्रिक्ट में व्यापार होता, सब जगह व्यापार होता था। ठीक है, व्यापार के केंद्र अलग अलग थे। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि सामने वाला ऑप्शन कौन क्या क्वेश्चन दे रहा है, उस समय कौन सा व्यापारी केंद्र ज्यादा अच्छा था। अगली बात देखिए भैया आप, अब मैं बात करता हूं कुषाणों को कुनिद प्लस अर्जुनायन प्लस जनराज्य ने कहा हराया था। ये कभी प्रश्न में आता है कि कभी कभी कहां हराया था, तो ये अगर प्रश्न में आता है तो उत्तरी भारत के जो हमारी सीमा है, जो हमारी यमुना नदी की सीमा है, इसके आसपास हराया था। शुद्ध सोनीपत में भी कोई जगह है? नहीं, सोनीपत में कोई जगह है शुद्ध नहीं है। अगर कोई गांव हो तो वो कह नहीं सकते, परंतु शुद्ध जो फेमस जगह है वो यमुनानगर में है, राणा साहब। ठीक है, चलो तो आगे करते हैं। जैसे भारत में मौर्य के बाद शुंग वंश आया, उसी समय मौर्य शासन स्ट्रॉन्ग था, तो कमजोर होने के बाद बहुत सारे बाहर के आक्रमणकारी आए। बाहर के आक्रमणकारियों में कौन कौन आए, इसको जरा ध्यान से देखिए। बाहर से आक्रमणकारी, सबसे पहले बाहर से बंदे आए इंडो ग्रीक। पेपर में आता है मौर्यों के पतन के पश्चात सबसे पहले कौन से बाहरी आक्रमणकारी आए, तो आंसर आएगा इंडो ग्रीक। तो इंडो ग्रीक जो बाहरी आए, उनका प्रथम राजा कौन था, संस्थापक कौन था? संस्थापक आएगा डिमिटेरियस। बहुत अच्छा प्रश्न है कि मौर्यों के पतन के पश्चात सबसे पहले कौन से आक्रमणकारी आए? इंडो ग्रीक। उनका संस्थापक कौन था? डिमिटेरियस। क्लियर भाई? अब उनमें फेमस राजा कौन सा हुआ? फेमस जो राजा हुआ है इंडो ग्रीक में, वो हुआ है राजा मिनांडर। क्या बात है मिनांडर के बारे में खास? मिनांडर राजा बुद्ध धर्म का अनुयायी बना। उस समय बुद्धों के गुरु होते थे नागसेन, बुद्ध गुरु। बुद्ध धर्म के एक गुरु थे नाग गुरु। ये महात्मा बुद्ध के पश्चात की बात है। नागसेन ने, मिनांडर ने नागसेन से कुछ प्रश्न पूछे और नागसेन ने धर्म की परिभाषा मिनांडर राजा को समझाई। उससे रिलेटेड एक पुस्तक बनी हुई है और पुस्तक को बोलते हैं मिलिंद पनो।
मिलिंद मैंने मिनांडर, पन्नो मैंने प्रश्न। मिलिंद पन्नो ये संस्कृत की पुस्तक है जिसमें राजा मिनांडर द्वारा पूछे गए प्रश्न नागसेन बुद्धाचार्य से और उनके द्वारा दिए गए आंसर है। तो ये भी हरियाणा में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो पेपर में आ जाए कि जो इंडो ग्रीक के फेमस राजा कौन से हुए, तो कौन से थे? मिनांडर। तो मिनांडर राजा के बारे में भी हरियाणा में बताया जाता है। और मिनांडर राजा से संबंधित क्या तथ्य है? मिनांडर राजा ने बुद्ध आचार्य नागसेन से प्रश्न पूछे और उनके प्रश्नों के संकलन की पुस्तक बनाई गई है जो नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पुस्तक का नाम क्या है? मिलिंद पन्नो। किस भाषा की है? संस्कृत की। हाँ, पुष्यमित्रा, पुष्यभूति, ठीक है। या सॉरी, ये बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, ये पुष्यमित्रा था, जो गलती से पुष्यभूति निकल गया, पुष्यमित्रा था। बिल्कुल राइट हो आप। क्या नाम आपका? कपिल शर्मा जी। यू आर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। मेरे दिमाग में वैसे पुष्यभूति निकल गया, वो पुष्यमित्रा था। बिल्कुल क्लियर। जिसने वृद्धत की हत्या की थी वो पुष्यभूति नहीं, पुष्यमित्रा था। शाबाश कपिल शर्मा, शाबाश। ठीक है, इट्स अ स्लिप ऑफ माय टंग कि उसमें पुष्यभूति दिमाग में बार बार आ रहा था, कि पुष्यभूति वर्धन वंश से रिगार्डिंग है, वो दिमाग में घूम रहा था। ठीक है, शाबाश। अब हम बात करते हैं भाई। तो मैंने बताया मिनांडर ने नागसेन से रिलेटेड प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों का किसमें संकलन है? संस्कृत भाषा की पुस्तक में, मिलिंद पन्नो में। क्लियर टू यू? ये बहुत इंपॉर्टेंट था इंडो ग्रीक। अब आते हैं इंडो ग्रीक के सिक्के कहां मिले। इंडो ग्रीक के सिक्के हमें रोहतक, खोखराकोट, व औरंगाबाद, भिवानी, यहां पर किस राजवंश के सिक्के मिले? इंडो ग्रीक के सिक्के मिले। अब आपको रिवाइज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। इंडो ग्रीक के सिक्के कहां मिले? रोहतक, खोखराकोट, औरंगाबाद, भिवानी। अब एक बात, हाँ सर, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा, एनके ज्वाला जी, मैंने बोला था बाद में पूछना, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा आए तो लिखना सोनीपत, और एजुकेशन हब आए तो लिखना रोहतक। क्लियर एनके साहब? क्लियर भाई? ये तेजस बबलू जी नहीं, एजुकेशन सिटी आए सोनीपत और एजुकेशन हब आए तो आपने आंसर क्या देना है? रोहतक। अब मैं जो बता रहा हूं इस पे ध्यान दो, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा क्वेश्चन आपके सामने है। मिलिंद पन्नो के राइटर नागसेन, माही शर्मा जी, नागसेन। मिलिंद पन्नो के राइटर नागसेन, जैन आचार्य, बुद्ध आचार्य, सॉरी। अब मेरा क्वेश्चन बताओ, मैंने बताया इंडो ग्रीक के सिक्के कहां मिले? खोखराकोट व औरंगाबाद। खोखराकोट रोहतक और औरंगाबाद भिवानी। ये दोनों नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किस वंश से रिलेटेड हमने दोनों नाम पढ़े थे? ध्यान से बताओ भाई, ध्यान से बताओ। रोहतक, खोखराकोट और औरंगाबाद भिवानी, जहां पर इंडो ग्रीक साम्राज्य के सिक्के मिले हैं, वो हमने पहले भी कहां पढ़े थे? आंसर बताओ भाई, आंसर बताइए भाई जल्दी। हमने पहले भी खोखराकोट, रोहतक और औरंगाबाद भिवानी पढ़े हैं। कहां पर पढ़े हैं भाई? आंसर बताइए जल्दी। जो सबसे ज्यादा आंसर बताएगा उसको अपने पर्सनल नोट्स भी दूंगा भाई मैं, कभी भी रोहतक आगे ले जाना। अब देखो कौन सा आंसर बताता है जल्दी। शाबाश। सोनू भाटी एक्सीलेंट, रितु गाल्याण एक्सीलेंट, दोनों ने योद्धे बताया, बहुत बढ़िया। राम बिश्नोई ने भी योद्धे बताया, बहुत बढ़िया। अंकुश राणा ने भी योद्धे बताया, शाबाश। योद्धे गणराज्य संदीप बजाड़ जी भी, शाबाश। अब बात है, हाँ खोखराकोट में ग्रीक के भी मिले थे, परंतु मैंने इंपॉर्टेंट बताया था दोनों बातें योद्धे से रिलेटेड। अब बस शाबाश। अब देखिए ध्यान से, मैंने बताया था रोज योद्धे गणराज्य की राजधानी क्या थी? औरंगाबाद भिवानी, और उसका पुराना नाम क्या बताया था? प्रकटनाथ। और मैंने ये बताया था योद्धे गणराज्यों के सिक्कों के साचे, सिक्के डालने के साचे कहां पर मिले? खोखराकोट, रोहतक। शाबाश। तो अब तुम कंफ्यूज मत होना, जब वो राजधानी पूछे ना, वो क्वेश्चन पूछे, ध्यान से क्वेश्चन, वो बोले औरंगाबाद भिवानी का क्षेत्र, किस क्षेत्र की राजधानी थी, किस राजवंश की राजधानी थी, तब आपका आंसर क्या आएगा? योद्धे। पेपर में आ जाए औरंगाबाद भिवानी में किसके सिक्के मिले, किस राजवंश के सिक्के मिले, तो फिर क्या आएगा? इंडो ग्रीक। खोखराकोट में किन के सिक्कों के साचे थे,
तो आंसर आएगा योद्धे। कोकरा कोट में किसके सिक्के थे, तो आंसर आएगा इंडो ग्रीक। क्लियर टू यू? आगे हम स्टार्ट करते हैं, शाबाश। अगला देखिए, इंडो ग्रीक के बाद हरियाणा में आए शक। शक आए। शक्कों के फेमस राजा थे रुद्रामन। रुद्रामन ने क्या कराया था, इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। बहुत बार पेपर में आता है, नेशनल जीके में। सुदर्शन झील बनवाई किसने थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पेपर में आ जाए, सुदर्शन झील बनवाई चंद्रगुप्त मौर्य ने थी और उसका पुनर्निर्माण किसने कराया था, रुद्रामन ने। रुद्रामन कब आए, इंडो ग्रीक के बाद भारत में कौन आए, शक, और शक्कों में राजा कौन हुए, रुद्रामन। अगला पॉइंट, इन शक्कों रुद्रामन के वंशजों को भारत के एक राजा थे, उज्जैन के राजा वीर विक्रमादित्य। वीर विक्रमादित्य ने शक्कों के राजा रुद्रामन के वंशजों को हराया था और हराने के बाद भारत में सबसे पहले उन्होंने पूरे देश के लिए कैलेंडर बनाया था और वो कैलेंडर किस पर आधारित था, चंद्रमा पर आधारित। और इस कैलेंडर को हम जानते हैं विक्रम संवत के नाम से। विक्रम संवत 58 BC। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान से समझना। सबसे पहले इंडो ग्रीक के बाद कौन आए, शक। शक्कों का फेमस राजा कौन हुआ, रुद्रामन। रुद्रामन ने क्या काम कराया, सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ये वही सुदर्शन झील है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। फिर क्या हुआ, इस वंश के उत्तराधिकारी कमजोर हुए और भारत के एक बहुत ही महान राजा, कौन सी नगरी के राजा, उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य थे। उन्होंने इन शक्कों के वंशजों को हराया और भारत में सबसे पहले कैलेंडर बनाया, अपनी संवत चलाई, अपना कैलेंडर, अपना टाइम काल बनाया और उस कैलेंडर को क्या बोलते हैं, विक्रम संवत। कब बनाया, 58 BC। किस पर आधारित था, चंद्रमा पर आधारित था। ये भारत के पहले ऐसे राजा थे, जिन्होंने, ये 27 दिन के आधार पे होता, 254 दिन का होता था, 354 डेज का 27 दिन का कैलेंडर होता, 354 दिन का। क्योंकि एक लूनर मंथ में, चंद्रमा वाले मंथ में 27.4 डेज होते हैं, 27.4 दिन। ठीक है, 27.4 दिन होते हैं कैलेंडर में। 12 महीनों में कितने हो जाएंगे, 354 दिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। रुद्रामन का भाई किसके, भाई रुद्रामन झील का किसने कराया, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रामन ने कराया। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। इसके वंशजों को विक्रमादित्य ने हराया। तो विक्रमादित्य ने हराने के बाद अपना कैलेंडर बनाया, उसको क्या बोलते हैं, विक्रम संवत। कब हराया, 58 BC में। ये विक्रम संवत किस पर आधारित था, चंद्रमा पर आधारित था। कितने दिन थे, 354। 12 महीने थे, चैत्र वैशाख सावन भादवा जो हमारे है महीने, इन्हीं 12 महीनों के आधार पर था। और एक महीने में कितने दिन होते थे, 27.4 दिन। क्लियर टू यू? हाँ, जम्मू में अंकुश राणा जी, जम्मू में। ठीक है, आइए आगे। फिर हम बात करते हैं, शक्कों के बाद भारत में आए कुषाण वंश। कौन सा वंश आया, कुषाण वंश। ध्यान दीजिए, शक्कों के बाद आया कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक थे कन्फिडियस प्रथम। जिस प्रकार इंडो ग्रीक के संस्थापक थे डेमेट्रियस और फेमस राजा थे मिनांडर, इसी प्रकार कुषाण वंश के स्थापक थे कन्फिडियस और इनका फेमस राजा था कनिष्क। कनिष्क के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। राजा कनिष्क ने योद्धों को हराया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था, योद्धों को हराया था। फिर इस कनिष्क ने हमारे यहां के वंशजों को हरा दिया, विक्रमादित्य के वंशजों को हरा दिया। और कनिष्क ने फिर अपना कैलेंडर चलाया और कनिष्क के कैलेंडर को बोलते हैं शक संवत। जो शक संवत है ये कब आती है, 78 AD। वो थी 58 BC, 58 ईसा पूर्व, ये 78 AD। शक संवत किसने चलाई, कनिष्क ने। कनिष्क कौन से वंश का था, कुषाण वंश का। कनिष्क ने अपने यहाँ के उज्जैन के वंशजों को हरा दिया विक्रमादित्य के और पुनः संवत चलाया 78 AD में शक संवत। ये जो कैलेंडर था ये सूर्य पर आधारित था।
और इसमें कितने दिन होते थे? 365.4 दिन। और शक संवत ही हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। पेपर में आ जाए शक संवत। तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत 78 एडी आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अक्षत्र जैसे आज है 2018 एडी, वैसे थी 78 एडी। क्लियर टू यू भाई? आगे बात सुनिए भाई। तो कुषाण वंश के राजा थे कन्फिडियस वर्तन संस्थापक, उनमें मेन राजा हुए कनिष्क। कनिष्क ने उज्जैन वंश के विक्रमादित्य के वंशजों को हराने के बाद शक संवत चलाई। कब? 78 एडी में। ये किस पर आधारित थी? सूर्य पर आधारित। कितने दिन से? 365.4 दिन। और ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय पंचांग। क्लियर टू यू? ये हमारे किसके बारे में होगा? कुषाण के बारे में। अब इसको हम करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कुषाण से संबंधित या कनिष्क से संबंधित हरियाणा में क्या क्या साक्ष्य मिले? ध्यान से। पहली बात तो कनिष्क ने सोने के सिक्के चलाए। तो पेपर में आ जाए सोने के सिक्के किस राजा ने चलाए? कनिष्क ने। और पेपर में यह आ जाए ज्यादातर सोने के सिक्के किस राजवंश ने चलाए? ज्यादातर सोने के सिक्के आ जाए तो गुप्त वंश। परंतु यह है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो क्या आएगा? कनिष्क। कनिष्क कौन से वंश का? कुषाण वंश का। कुषाण वंश का कनिष्क, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। परंतु ज्यादातर जो सिक्के वो किसने आए? गुप्त वंश ने। अब पेपर में आता है यहां पर सोने के सिक्के कहां मिले? कनिष्क के सोने के सिक्के मिले मिथ्याथल भिवानी। तो मिथ्याथल भिवानी हड़प्पा का साक्ष्य भी था, और मिथ्याथल भिवानी में कनिष्क के क्या मिले? सोने के सिक्के। क्लियर भाई? आगे बात करते हैं कनिष्क की कुषाण कालीन मूर्तियां कहां मिली है? कुषाण कालीन मूर्तियां आ जाए, कुषाण कालीन मूर्तियां, तो आंसर आएगा रोहतक। कुषाण के सिक्के आए तो मिथ्याथल भिवानी, और कुषाण की मूर्तियां आ जाए तो रोहतक। अगला एक प्रश्न आता है कुषाण शैली का द्वार स्तंभ। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ भाई, गेट पे नकाशी, पूरा गेट, जैसे भिवानी में गेट है इस प्रकार रोहतक में एक पहले गेट होता था। कुषाण शैली का द्वार स्तंभ वो कहां पर है? रोहतक। तो कुषाण से संबंधित 3 साक्ष्य मिले हरियाणा में। कहां मिले? मूर्तियां मिली। मूर्तियां कहां मिली? रोहतक में। उसके अलावा क्या मिला भाई? कुषाण का द्वार स्तंभ मिला, ये भी कहां पर मिला? रोहतक में। और मैंने क्या बताया? कुषाण कालीन मूर्तियां रोहतक, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ रोहतक, और कनिष्क के सोने के सिक्के ये कहां पर मिले? मिथ्याथल भिवानी। शुद्ध सोने के सिक्के आए, ये भी कनिष्क आएगा, कुषाण वंश आएगा। ज्यादातर सोने के सिक्के आए तब आएगा आपका गुप्त वंश। क्लियर भाई? अब हम बात करते हैं ज्यादातर सिक्कों में गुप्त और पहले सोने के सिक्के कनिष्क। ये हुआ हमारा कनिष्क कुषाण वंश का। इसके बाद कुषाणों के सामंत थे गुप्त। कुषाणों के सामंत कौन थे? गुप्त। मतलब कुषाणों के जमींदार थे गुप्त। गुप्तों के बारे में, गुप्तों के समय भारत का, प्राचीन भारत का श्रवण काल बोलते हैं। प्राचीन भारत का श्रवण काल, इसमें बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, हिंदू धर्म के साक्ष्य मिलेंगे। मंदिर मिलेंगे, हिंदू धर्म के साक्ष्य मिलेंगे। क्योंकि आज हमने काफी साक्ष्य पढ़ लिए। हमने मौर्य के पढ़ लिए, हमने शक्कों के पढ़ लिए, रुद्रामन के पढ़ लिए, हमने कनिष्क के पढ़ लिए, काफी साक्ष्य हो चुके हैं। ताकि आपके साक्ष्य इंटरमिक्स ना हो, क्योंकि गुप्तों के साक्ष्य, हम हर्षवर्धन के साक्ष्य आराम से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ताकि गुप्तों के साक्ष्य और हर्षवर्धन के साक्ष्य हो जाएंगे, और यहाँ पर आपके मौर्य साक्ष्य और आपके इंडो ग्रीक साक्ष्य, शक साक्ष्य, कुषाण वंश के साक्ष्य हो गए। मैंने कुषाण गुप्त स्टार्ट करके छोड़ दिया है कि गुप्त कौन थे? कुषाणों के सामंत, और प्राचीन भारत का श्रवण काल बोलते हैं गुप्त काल को, और यहाँ पर मंदिर और हिंदू धर्म के अवशेष मिले थे। अब किसी का कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। तेजस जी प्लीज मेरा नाम लो। क्या बताइए तेजस जी, क्या क्वेश्चन था आपका?
तेजस जी कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सामंत मीन्स सर, सामंत होता है जो जागीरदार जैसे मतलब कोई बड़ा राजा होता था तो अपनी जमीन जागीरदारी के रूप में दे देता था, सामंत उसको टैक्स कलेक्ट करके देते थे। फिर जब राजा कमजोर होते थे तो यही सामंत उनके ऊपर अटैक कर देते थे। जब कुषाण कमजोर हुए तो श्रीगुप्ता ने, किसी गुप्ता ने, श्रीगुप्ता ने कुषाणों का शासन खत्म कर दिया और गुप्त वंश की क्या डाली, नींव। अब जब गुप्त कमजोर हो जाएंगे तो पुष्यभूति जो वर्धन वंश के राजा है वो गुप्तों को मार देंगे, गुप्तों के लास्ट वंशज को, और कौन सा वंश डाल देंगे, वर्धन वंश। क्लियर? सामंत होते जागीरदार। और बोलिए भाई कोई। कल वाली वीडियो नहीं मिल रही, मिल जाएगी, देख लीजिए, उसकी कर्ण को सर्च करके डाल दी मैंने, लाइव क्लास 4 मिल जाएगी। और बताइए। अच्छा, एचसीएस के बारे में बताने वाली बात थी। एचसीएस का हमने पता किया है, जो ब्रोशर में डिटेल है वो भाई ऑनलाइन अवेलेबल होगी, वो में कल अवेलेबल हो जाएगी। कल कंप्लीट आपको एचसीएस की डिटेल दे दी जाएगी। हाँ, श्रीगुप्ता फाउंडर था। अच्छा, किसी को कोई इंग्लिश वर्ड पूछना हो तो डायनेस्टी वगैरह, फाउंडर वगैरह मेरे से पूछ सकते हो, उसी टाइम बता दिया जाएगा। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन हो बताइए। आज आपको क्लियर हो गया होगा ना कि कैसे इंडो ग्रीक आए, कैसे मौर्यों का खात्मा हुआ, मौर्यों के खात्मा होने के बाद शुंग वंश आया, और फिर आक्रमणकारी आए, इंडो ग्रीक आए, शक आए, कुषाण आए, कुषाणों का खत्म हुआ तब गुप्त आएंगे। अच्छा, बुक फॉर एचसीएस, बुक फॉर एचसीएस की मैं कल जब उसकी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन में देखेंगे कि मेंस में क्या सिलेबस है, मेंस का सिलेबस देख के आपको बुक के बारे में कंप्लीट बताया जाएगा। और बताइए भी किसी को कोई बिल्कुल डाउट, ईच एंड एवरी डाउट क्लियर होना चाहिए सबका ईच एंड एवरी डाउट, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कितने भी देखो, कोई भी फैक्चुअल कोई इंफॉर्मेशन होगी, नहीं पता होगा, बिल्कुल चेक करके बताएंगे। कंसेप्चुअल कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो आप। हाँ, नायब तहसीलदार के लिए मोर देन इनफ है। यहां से आपकी हिस्ट्री और हरियाणा जीके कवर हो जाएगी। फिर इसके बाद हम ज्योग्राफी कराएंगे तो नेशनल ज्योग्राफी भी साथ ही साथ करा देंगे। चलो भाई बजाड़ साहब और बताइए। थैंक यू बजाड़ जी। विकिपीडिया आपके नियर बाय किसी उससे बुक स्टोर से मिल जाएगी, आप क्वेश्चन वो डाल देना, प्रदीप सर बता देंगे कि आप जहां से भी होगे, रोहतक से या सोनीपत से, वहां के नियर बाय बुक स्टोर बता देंगे, जहां पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों, आपके डाउट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो अब के लिए अलविदा चाहेंगे। फिर आपको कल मिलेंगे। कल वाला जो टॉपिक बचा हुआ हमारा गुप्त वाला, और ये वाला टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, जिसको भी जो बुक नहीं मिलती वो डाल दो कि वो कहां से है, उसका रिप्लाई प्रदीप सर आपको कर देंगे। ठीक है सर।